यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको लास्टेड अपडेट तुरंत वीडियो में हम आपको झारखंड में होने वाले 10th क्लास के एग्ज़ाम के टर्म 1 के सेट नंबर 3 को बताऊंगा, जो कि 40 नंबर का है और 40 प्रश्न भी है। समय दिया गया है और ये सब्जेक्ट गणित का है। इसमें टोटल 40 हैं और MCQ प्रश्न है, यानी कि आपके पास प्रश्न दिए रहेंगे, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको एक ऑप्शन को सही ऑप्शन टिक लगाना होगा। तो पहला प्रश्न है इसके लिए, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और यहाँ पे आपके 4 प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे कि आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हम लोग बना सक जाएगा। 7 8 बार में, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे 7 8 बार, फिर 3 से 39 में लगाएंगे, फिर 13 आ जाएगा, 13 से 39। फिर इसके बाद 156 को हम लोग इस तरह से गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुना इस तरह से भाग देने के बाद ऊपर से नीचे की ओर को गुना में लिख दिया जाता है। 2 गुना 3 गुना 2 13, यानी कि जिस ऑप्शन में यदि ये ऑप्शन मिलता है तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला के लिए 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 56 का गुणनखंड ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अब अगले प्रश्न है, 96 तथा 404 का महत्तम समान्तवर्तीय 4 दिया है। 96 तथा 404 का लघुत्तवर्तक क्या होगा और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे हम लोग तो करेंगे। तो दिया है 96 तथा 404 का LCM बराबर 4, 96 तथा 404 का LCM बराबर याद करना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि LCM N1 इंटू बराबर में N1 गुना N2 बटा HCF N1 इंटू N2। N1 यहाँ पे 96 है और N2 इक्वल टू यहाँ पे 4। तो LCM बराबर हो जाएगा 96 404 बराबर में 96 को 404 और बटा में 4 बराबर में, जब इसे काट कूट करेंगे 4 से जब 404 भाग लगाएंगे 100 एक बार में आ जाएगा। जब 101 से 96 में गुना करेंगे तो यहाँ पे 96 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन प्रश्न 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। फिर तीसरा प्रश्न है, 12 15 और 21 का LCM है। 12 15 21 का LCM ज्ञात करना है। तो आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से याद कर सकते हैं। तो 12 15 21 में 3 से भाग लगाएंगे, 4 बार में 12 कटेगा, 15 5 बार में 21 7 बार में। तो क्या करेंगे, अब कुछ डिवाइड नहीं लगेगा, तो अब डायरेक्ट गुना कर देंगे। 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, तो आ जाएगा यहाँ पे 420 गुना करने के बाद। तो सी के लिए ऑप्शन हो जाएगा 420, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे है, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। तो धनात्मक के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी यदि कोई भी संख्या दिया गया है उसे धनात्मक आपको बनाना है। तो 1 3 5 इस 80 से जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा। लेकिन जब आप सम जोड़िएगा, सम संख्या जैसे 2 4 6 2 सम ही रहेगा। तो इस प्रश्न में यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 6 + 2 क्या है, विषम पूर्णांक रूप में नहीं है, क्योंकि ये सम संख्या है 2 और 6 भी क्या है, एक सम संख्या है। अब अगला प्रश्न है 5वां, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। इसको आपको बहुपद को के लिए शून्य ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फैक्टर विधि से ज्ञात किया है। तो इसे फैक्टर करेंगे, x² - 5x + 6 को जब 5 को तोड़ेंगे तो 3x - 2x के रूप में तोड़ेगा। जब -3x और -3x को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, और जब -3x और -2x को गुना करेंगे तो यहाँ पे इसे गुना किया जाता है, तो 6x² हो जाएगा। इस तरह से इसे फैक्टर कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 को x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x - 3, फिर माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू x - 3 बच जाएगा। फिर यहाँ से 2 को रहता है तो इसे एक बार लिखा जाता है, और जो यहाँ पे रहता है इसे यहाँ लिख दिया जाता है। तो x - 2 फिर x - 3 बच जाएगा। फिर इसे शून्य के लिए तो हमें शून्य ज्ञात करना है, तो इतना इक्वल टू 0 ले लेंगे। फिर इसके बाद एक बार इससे 0 से तुलना कर लेंगे, फिर एक बार इसे 0 से तुलना कर लेंगे। तो x - 2 बराबर हो जाएगा 0। फिर इधर प्लस में है, इधर जाएगा सॉरी इधर माइनस में है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर 2, फिर यहाँ माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर 3, इसलिए शून्य का आ जाएगा x बराबर 2, 3। 5वां के लिए x, 2 कौन सा है, ऑप्शन सी
करेक्ट हो जाएगा। फिर छठा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के बराबर किंतु विपरीत हो तब ए का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, शून्य यहाँ पे दिया है अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा सब बराबर है, तो एक बार सम ले लेंगे यानी कि जो कि बराबर है, और इसका विपरीत ले लेंगे यानी कि अपोजिट माइनस ले लेंगे। अब बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी, फिर शून्य का योग होता है अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बराबर में माइनस बी बटा ए, फिर इसके बाद जीरो, यहाँ पे घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस बी बटा ए। तो इसके लिए यहाँ पर मिल तुलना कर लेंगे, एक बचेगा, तो ए बराबर 1 और माइनस बी बराबर 0। तो फिर इसके लिए फिर यहाँ पर आता है बहुपद का योग, और बहुपद का रूप यहाँ पे होता है, देख लीजिए। फिर इस तरह से तुलना करेंगे इसमें कि बी का वैल्यू कितना दिया है इसमें, तो बी का वैल्यू दिया है माइनस ए दिया है, फिर इसके जगह पर यहाँ पे पुट कर देंगे 1, तो 0 बराबर ए बटा 1, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बराबर 0 मिल जाएगा। तो इसके लिए छठा के लिए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट 0। सातवां प्रश्न में शून्य ज्ञात करना है, पी एक्स के लिए ग्राफ दिया गया है जो कि शून्य ज्ञात करना है। तो सातवां के लिए यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ बनाया गया है। तो एक्स अशोक कितने जगह पे काटता है, एक जगह पे, दो जगह पे काटा है, तो पी एक्स बराबर 2 आ जाएगा। तो सातवां के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि है 2। फिर अगला है, नेक्स्ट प्रश्न है आठवां। समीकरण युग्म ए एक्स प्लस बी वन आठवां है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीजगणितीय रूप में इसे अद्वितीय हल होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अद्वितीय हल ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है नवा में रेखाओं 2x प्लस 3y बराबर में 5 और 4x प्लस 6y बराबर में 15 की कितना हल है। तो इस हल चेक करने के लिए आपको इस तरह से बनाया गया है। तो समीकरण 1 ले लेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। इसी समीकरण में a1 और a2 का मान ज्ञात कर लेंगे। a1 यहाँ हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा 4, फिर b1 यहाँ पे 3 और b2 बराबर 6, फिर c1 बराबर 15 और c1 बराबर 5 और c2 बराबर 15 हो जाएगा। फिर इस समीकरण में पुट कर देंगे a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 बराबर में c1 बट्टा c2। फिर इस तरह से यहाँ पे 2 बट्टा 4, फिर 3 बट्टा 6, फिर 5 बट्टा 15, फिर यहाँ से काट कूट कर देंगे, 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 3 बचेगा, फिर 1 बट्टा 2 बराबर में 1 बट्टा 2 नॉट इक्वल टू 1 बट्टा 3। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसका कोई हल नहीं है। नवा के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका कोई हल नहीं है, सी। फिर 10वां प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरण असंगत हो तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती हैं, असमांतर होती हैं। समांतर, जो कि अभी हमने ऊपर में दिए गए हैं, कोई हल नहीं होता है, उस असंगत भी बोलते हैं और समांतर भी बोलते हैं। समांतर होगी रेखाएं जब, तो कोई हल नहीं होगा उसका, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, समीकरण युग्म 5x माइनस 3y बराबर में 8 और 3x प्लस 2y बराबर 1 का हल क्या है। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप इसे हल करने के लिए विलोपन या विस्थापन विधि का उपयोग कर सकते हैं। हमने इस प्रश्न को विलोपन विधि से बनाया है। तो दिया समीकरण युग्म 5x माइनस 3y बराबर में 8, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। x प्लस 2y बराबर में 1, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे। फिर इसके बाद जोड़ या घटा देंगे। तो गुना करने के बाद 10x माइनस 6y बराबर में 8 गुना का 16, फिर इसके बाद 3 से गुना करने के बाद 9x प्लस में 6y बराबर में 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद घटा देंगे, 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद 9x और 10x को जोड़ देंगे तो 19x और 16 और 3 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 19। फिर इसके बाद गुना में है चल जाएगा भाग में, तो x बराबर में आ जाएगा 19 बटा 19 बराबर में 1। फिर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 है यहाँ पर 5x माइनस 3y बराबर में 8, फिर x के जगह पर
1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 गुना 1 माइनस 3 वाई बराबर में 8, फिर -3 और इसे ले जाएंगे 5 को बराबर के LHS की ओर, तो माइनस में हो जाएगा। फिर 8 के से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर गुना में है इधर चल जाएगा भाग में, वाई बराबर -3/3 बराबर में -1 आ जाएगा। तो वाई का मान यहाँ पर आ जाएगा -1 और एक्स का मान आ जाएगा 1। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो 11 के लिए ऑप्शन ए सही है, क्योंकि एक्स के बराबर 1 और वाई के बराबर -1 आ रहा है। और फिर 12 के लिए है रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? तो असंगत कहलाते हैं। जस्ट अभी हमने ऊपर में पढ़ा था असंगत है तो समांतर कहलाता है, और उसका कोई होता है जो कि 9वां प्रश्न में था। तो 9वां 10वां और 12वां एक ही प्रश्न को 3 तरीके से पूछा गया है। तो आप पूरी हो जाए कि आपको एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर बहुत तरह से पूछा जा सकता है, तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। 13 प्रश्न है समीकरण युग्म x + y = 7 और x - y = 1 का हल है। तो फिर इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो अभी इस प्रश्न को हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग कीजिए। तो दिया गया है समीकरण युग्म x + y = 7, समीकरण युग्म मान लेंगे, x - y = 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर यहाँ पे y का क्या है गुणांक बराबर है, तो डायरेक्ट इसमें जोड़ या घटा देंगे। फिर y कैंसिल हो जाएगा, फिर x और x 2x हो जाएगा बराबर में 8, फिर गुना में है चल जाएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 4। फिर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। फिर उसके बाद x + y = 7, समीकरण 1 है, x से जहाँ पर 4 आया 4 रख दिए, 4 + y = 7, y बराबर हो जाएगा 7 - 4 बराबर में 3, x का मान आया 4 और y का मान 3। तो देखते हैं 13 में कौन सा ऑप्शन है सही। तो इसका ऑप्शन है 4 और 3, क्योंकि x, y के रूप में होता है निर्देशांक। फिर अगला है 14 निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि चेक करना है द्विघात समीकरण कौन सा है। तो 14 को हल करते हैं। सबसे पहला है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 × x - इसको हल करने के बाद क्या आ रहा है, ए भी नहीं आया है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए ax² + bx + c बराबर में 0 के रूप में होना चाहिए। फिर b को सोल्व करेंगे, x + 2 के होल स्क्वायर बराबर में 2x × x - 1, इसको जब हल करेंगे तो ये भी क्या आ जा रहा है यहाँ पे q, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। फिर अगला तीसरा को हल करेंगे, x² + 3x + 4² x - 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी x² + 3x + 4, फिर बराबर में x² आ जाएगा, a - b के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, तो x² - 4x + 4, जो कि x से x² कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, तो क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए x² रहना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 के लिए। पंद्रह प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण 3x² + kx - 4 = 0 का एक मूल 4 हो तो k का मान ज्ञात करें। इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए x का मान दिया गया है 4 दिया गया है। तो यहाँ पे समीकरण x का मान 4 दिया है, x का मान डायरेक्ट हम रख देंगे द्विघात समीकरण में 3 × 4 की पावर 2, फिर प्लस में k × 4, फिर माइनस में 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 × 16 = 48, प्लस में 4 k माइनस में 4 बराबर में 0, फिर यहाँ घटा देंगे 48 में से 4 तो बचेगा 44, 44 + 4 के बराबर में 0। फिर यहाँ पे क्या करेंगे बराबर के इधर RHS की ओर ले जाएंगे, LHS की ओर ले जाएंगे 44 को, माइनस में हो जाएगा 44, फिर गुना में है चल जाएगा भाग में, तो k बराबर -44/4 बराबर में जब काट देंगे इसको तो 11 बार में कट जाएगा, -11 आ जाएगा यहाँ पे k का वैल्यू। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा -11। फिर अगला प्रश्न है 16 में है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2, -2 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे हल किया है कि मूल को अल्फ़ा या बीटा बोलते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे मान लेंगे कि अल्फ़ा 2 है और बीटा -2 है। तो इस तरह से योग याद करेंगे, सुनिए को योग अल्फ़ा + बीटा बराबर में -b/a होता है। तो 2 - 2 बराबर में -b/a, यानी कि 0/1 हो जाएगा बराबर में -b/a। फिर इसके बाद b के जगह पर आ जाएगा 2 और a के जगह पर a 1, फिर गुणनफल होता है अल्फ़ा × बीटा बराबर में c/a, 2 × -2 बराबर में c/a हो जाएगा। फिर इस तरह से -4/1 हो जाएगा बराबर में c/a हो जाएगा। फिर a से यहाँ नीचे से तुलना करेंगे, ऊपर को तुलना करेंगे, तो a बराबर 1 और c बराबर -4। तो द्विघात समीकरण रूप किस तरह से होता है, ax² + bx + c बराबर में 0।
तो यहाँ पे फिर इस सब का मान ए और बी और सी का मान रख देंगे समीकरण में। एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक था, एक्स स्क्वायर प्लस में 0x माइनस 4 बराबर में 0। तो इसे नहीं लिख सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। 0 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0। तो 16 के लिए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, सॉरी बी को टिक लगा देगा। फिर द्विघात समीकरण 17वां है। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर में 0 के मूलकों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलकों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति के लिए आपको डी का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो 17 को हल करेंगे। तो यहाँ पे समझ लीजिए डी को यानी कि विकृत कर ज्ञात करना पड़ेगा। तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि आपके पास डी का डी लेस देन 0 वास्तविक नहीं है या काल्पनिक होगा, और डी बराबर में जब 0 आएगा तो वास्तविक और बराबर होगा, और डी ग्रेटर देन 0 होगा तो वास्तविक और अलग अलग वैल्यू आएगा इसका, यानी एक्स का मान अलग अलग आएगा। तो पहले हम डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे दिए गए समीकरण से। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर में 0, ए बराबर 4 आ जाएगा, बी बराबर 4 और सी बराबर में 1। फिर इस समीकरण में रख देंगे तो डी इस बराबर का आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 4 चौक 16 फिर माइनस 16 यानी कि 0। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज़, वास्तविक और बराबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक और बराबर यानी कि बी। फिर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है नेक्स्ट प्रश्न 18 में दिया है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 बराबर में 0 का विकर्ण क्या कर होगा। तो इसमें आपको डी का वैल्यू फाइंड करना है, डी बराबर क्या होगा। तो 18 के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात कर चुका है। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर इसमें तुलना करेंगे, एक और द्विघात समीकरण रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ए बराबर 2 फिर बी बराबर माइनस 4 और सी बराबर 3। फिर इस समीकरण में इसे रख देंगे दिए गए वैल्यू को। तो -4 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। तो 4 चौका 16 माइनस में 4 गुना का 8 3 24। जब 16 में से 24 को घटाएंगे तो -8 आएगा। तो 18 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी को टिक लगा देंगे। फिर 19 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0 के समान मूल हो तो एक मान ज्ञात करना है। तो 19 के लिए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 बराबर में 0, ए का मान ज्ञात करना है जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो समान मूल के लिए क्या होता है, डी बराबर में 0 होता है। तो फिर द्विघात समीकरण रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। तो फिर फार्मूला होता है विकर्ण यानी डी का, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर उसके बाद दिए गए वैल्यू को रख देंगे, जिस ए बराबर 1 बी बराबर -4 और सी बराबर में 1। इस समीकरण से तुलना करने के जो द्विघात समीकरण है। फिर इसके बाद डी बराबर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और -4 गुना 1 गुना 1। फिर इसके बाद डी का मान दिया है 0, 0 बराबर हो जाएगा 16, 4 चौके 16 और माइनस में 4 है। फिर इसके बाद 4 को बराबर के एलएचएस की ओर ला देंगे। तो माइनस में था प्लस में हो जाएगा 4 बराबर में 16, इसलिए फिर गुना में चल जाएगा भाग में। तो ए बराबर आ जाएगा 16/4। जब काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। तो ए का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4। तो ए का वैल्यू 4 आ गया और 19 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी को टिक लगा देंगे। फिर अगला प्रश्न है 20, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 मूल ज्ञात करें। यानी कि इसमें आपको डी भी ज्ञात करना है और एक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डी ज्ञात कर लेंगे द्विघात समीकरण के सूत्र से। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बराबर में 1 दिया गया है और बी बराबर में -3 दिया गया है और सी बराबर में 2 दिया गया है। फिर इस तरह से डी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1। फिर के लिए सूत्र होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बराबर में 2 है। फिर इसके जगह पर माइनस जितना भी दिया गया, जैसे माइनस बी और डी का वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस बी का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 3, तो 3 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस और माइनस में 3 प्लस माइनस रूट ओवर डी का मान अभी आया है 1, तो 1 रख देंगे। फिर बट्टा में 2 गुना 1 कर देंगे, क्योंकि 1 का मान कितना दिया है 2, सॉरी 1 दिया है। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, प्लस 3 हो जाएगा प्लस माइनस 1 जो कि यहाँ पर दिया गया है। और 1 का वर्गमूल 1 होता है, बराबर बट्टा में हो जाएगा 2। तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस। तो यहाँ पर एक बार प्लस लेकर और एक बार यहाँ पे माइनस में लेकर बना रहे हैं। तो 3 + 1/2 फिर कोमा 3 - 2 बट्टा में 2 हो जाएगा। फिर 4 यहाँ से 3 और जोड़ेंगे 4 हो जाएगा 4/2 फिर कोमा 2/2 फिर काटेंगे तो 2, 1 आ जाएगा। तो 20 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 1 यानी इसे बोल सकते हैं 1, 2 भी। तो 20 के लिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 21 है जो कि AP यानी कि समांतर श्रेणी से प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है
ए पी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वंतर डी क्या होगा। तो प्रथम पद तो यहाँ पे ए 3/2 हो जाएगा और सार्वंतर डी बराबर होता है ए, यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ए बराबर आ जाएगा 3/2 और द्वितीय पद हो जाएगा A2 बराबर में 1/2। सार्वंतर डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। फिर यहाँ पे रख देंगे सब के मान, जैसे A2 का मान दिया है 1/2, 1/2 - 3/2। फिर यहाँ पे भिन्न का घटाव करेंगे तो मेरा आ जाएगा -1। तो इसके लिए 21 के लिए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 3/2, -1 हो जाएगा। फिर ए पी दिया है 22 प्रश्न के लिए 10, 7, 4 डॉट का 30वां पद होगा। आपको ए 30 बराबर ज्ञात करना है कि इसमें ए 30 बराबर कितना होगा। तो इसमें जो भी दिया गया है उसे हम पहले लिख लेंगे। तो A1 बराबर दिया है 10 और A2 बराबर में 7। डी बराबर ज्ञात कर लेंगे A2 - A1 फार्मूला से, -10 बराबर -3 और ए 30 बराबर ज्ञात करना है। तो इसे n बोलते हैं, AN। तो AN यानी n की जगह पर कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। जिसके बाद AN का फार्मूला होता है A1 + n-1 इंटू डी। तो ये 30 बराबर हो जाएगा A10 + 30 - 1 और फिर माइनस में 3। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा मेरा -77। तो 22 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -77। -77 आ देंगे। अब प्रश्न है 23 में दिया गया है AP 5, 7, 9, 11 डॉट का कौन सा पद 27 है। तो इसमें आपको कौन सा पद ज्ञात करना है कि 27 दिया गया। तो इसमें हम A1 और A2 को मान लिख देंगे कि कौन कौन सा दिया गया है। तो A1 बराबर 5 और A2 बराबर 7, डी बराबर ज्ञात कर लेंगे। तो 7 - 5 बराबर 2 हो जाएगा और AN बराबर 27 दिया गया है। तो आपको कौन सा पद यानी n बराबर ज्ञात करना है। तो AN बराबर होता है A1 + n-1 इंटू डी। तो AN का मान दिया है 27 बराबर में 5 + n-1 फिर 1 और 2, क्योंकि डी की वैल्यू 2 आया है। फिर इस तरह से हम यहाँ एन का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे जो कि 12 है। तो 12वां पद कितना 27 है। तो 23 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12। तो इस तरह से हमने 23 प्रश्न को हल किया। अब अगला है 24 में भी AP दिया गया है 8, 3,2 माइनस के डॉट के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा। तो आपको S22 ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सोल्व इस तरह से किया जा सकता है। तो S22 बराबर होगा यानी कि ज्ञात करना है n बराबर 22, क्योंकि यहाँ पे n रहता है। n बराबर 22 और A1 बराबर 8, A2 बराबर 3। फिर सार्वंतर डी बराबर ज्ञात कर लेंगे A2 - A1 फार्मूला से, तो आ जाएगा -5। फिर SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू डी। इस फार्मूला में हम जब ऊपर के दिए गए वैल्यू को बैठाएंगे तो SN मेरा आ जाएगा 900 - 979 आ जाएगा। तो 24 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो डी के हम लोग करेक्ट ऑप्शन टिक लगा देंगे।